सुप्रभात बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का काइनेमेटिक 2D है। काइनेमेटिक 1D हम लोग बाद में करेंगे, बट पहले जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए काइनेमेटिक 2D, उस पर बात करते हैं। तो काइनेमेटिक अगर 1D आपको थोड़ा थोड़ा याद है तो आप वहां पर क्या बात करते थे हम लोग, जो जनरली वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ पार्टिकल या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये सब निकालने के बारे में बात करते थे। जो हमारे पास प्राइम इक्वेशंस थे वो कौन कौन से थे बेटा? हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्म था हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सिमिलरली बाकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये सब पार्ट थे। अभी हम लोग उस पर डिटेल नहीं जाते, वापस स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक 2D। तो यहाँ पर जो बात है बेटा, हमारे पास एक्सेलरेशन भी दो डायरेक्शंस में होंगे, ax एंड ay डायरेक्शन में होंगे। पोजीशंस आपका पार्टिकल का भी निकालना होगा, x एंड y के फॉर्म में निकालना होगा। वेलोसिटीज भी आपके पास पार्टिकल की दो डायमेंशन में होगी। तो किसी भी एक डायमेंशन में आप इक्वेशंस को लिख दें, दूसरे डायमेंशन में सेपरेट लिख दें, फिर उसको सिंपलीफाई करें, आंसर आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास जो पार्टिकल है उसका इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे ही था, t इज इक्वल टू 0 पे। किसी टाइम के बाद उसका जो पोजीशन है वो x एंड y के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो x अगर निकालना हो तो आप लिख सकते हैं ux इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर के फॉर्म में। सिमिलरली y निकालना है तो uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर के फॉर्म में। vx निकालना है तो ux प्लस at का फॉर्म। vy निकालना है तो uy प्लस ay t का फॉर्म। अगर v स्क्वायर x माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ax इंटू x, जो कि पोजीशन है इसका। सिमिलरली y के लिए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल में बोला गया है ये b पार्ट है, ये लेट्स से c है, ये d है, एंड देन ये हमारे पास e पार्ट ले लिया। ठीक है, ये भी ई पार्ट हो जाएगा और इधर एफ पार्ट एंड जी पार्ट चलेंगे। तो बी पार्ट में आते हैं। एक पार्टिकल है जिसका जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जिसका वेलोसिटी दिया है x डायरेक्शन में। तो vx हमारे पास कितना है बेटा? vx है हमारे पास 5 के बराबर। ठीक है, मूव इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, जिसके कारण जो एक्सेलरेशन है बेटा वो हमारे पास दिया हुआ है कितना? वो दिया है 3, यानी ax हमारे पास दिया है 3 एंड ay दिया है हमारे पास 2 के बराबर। तो आपसे क्या बोला है? पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना होगा जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 84 हो जाए। तो पहले हमें y कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए बेटा? तो y कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम लोग चाहें तो उसको आप लिख सकते हैं हाफ ay टी स्क्वायर के बराबर निकालना है हमें। ठीक है, अब उसके लिए आपको पहले क्या, x कोऑर्डिनेट से टाइम निकाल लीजिए। तो x कोऑर्डिनेट का इक्वेशन देखिए, क्या लिख सकते हैं आप? x कोऑर्डिनेट का आप इक्वेशन लिखिए। ये कहां से आया होगा सर? तो आप x कोऑर्डिनेट का इक्वेशन मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ना, या यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो x इज इक्वल टू आया होगा ux इंटू टाइम प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अब जरा समझो, ux की वैल्यू हमारे पास या दिया हुआ है 5 के बराबर, इनटू टाइम कर दिया हाफ, ax था 3/2 1.5। तो अब x की वैल्यू आपने 84 रखा, इससे सिंपलीफाई किया तो आपको जो इक्वेशन मिल गया वो आ गया आपके पास। ठीक है, तो उसको आपको सिंपलीफाई किया और वहां से आपके पास टाइम की वैल्यू निकल कर आई और टाइम की वैल्यू आ गई 6। अब जैसे ये बात पता चल गया, आप y डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बेटा? तो ऊपर लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाफ, क्योंकि uy उसका 0 था, इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, यानी y को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टी स्क्वायर, यही यहाँ पे लिखा गया। t की वैल्यू पुट कर दिया तो आपके पास पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या बोला है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, स्पीड बोला है बेटा। तो आप पहले vx निकाल लीजिए कितना होगा, फिर vy निकाल लीजिए कितना होगा। तो अगर हमारे पास vx निकाला जाए तो ये x की वैल्यू दी गई है 5 इज प्लस प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है ax विच इज 3 इंटू जो टाइम था हमारे पास, टाइम है हमारे पास कितना बेटा? तो टाइम है हमारे पास 6, तो 18 प्लस 5 ये आया 23। तो x डायरेक्शन में ये 23 मीटर पर सेकंड पे है। सिमिलरली vy निकाल लीजिए तो uy तो कुछ था ही नहीं बेटा, तो हमारे पास आया 2 एक्सेलरेशन या ay इंटू टाइम, तो ये आ गया 12। अब इन दोनों का आपने मॉड ले लिया तो आपका आंसर आ गया। चलिए, अब कई बार देखो, अभी जो हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन के केसेस जब एनएलएम पढ़ेंगे तो वो एक बार में नहीं करेंगे, उसको अलग से करेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन का ही ये पार्ट है जो कि 2D में भी आ जाता है। कि वॉल पे अगर एक रॉड रखा गया है तो आपको एक एंड का वेलोसिटी देगा, दूसरा निकालने बोलेगा। तो हमेशा याद रखना है क्या बेटा? वेलोसिटी अलोंग द रॉड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये लिख सकते हैं अलोंग द रॉड v cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो v cos ऑफ या vb cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज cos 90 माइनस थीटा बेसिकली sin थीटा हो जाएगा। तो vb यहाँ पे आ गया हमारे पास इनटू sin थीटा।
तो साइन थीटा यहाँ से वीबी की वैल्यू निकाल लीजिए तो वो कॉट थीटा के बराबर आ गया। फिर अगले केस पे आ जाए, सी पार्ट हो गया हमारे पास, अब आ जाते हैं डी पार्ट में। तो डी पार्ट का केस है बेटा जरा समझो, और काफी इंपॉर्टेंट सा केस है वो, कई बार इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आ सकते हैं। तो हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन या केस में समझो कि तीन पार्टिकल है, तीन ऑब्जेक्ट है जो कि एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल में रखे गए हैं, कई बार स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इनका मोशन इस तरीके से है कि ये हमेशा एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं और सेम सेंस में मूव कर रहे हैं। तो अगर ये सेंटर पे आकर मिल रहे हैं तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, टाइम कितना ट्रैवल हुआ है। तो अगर इसका आप एनालॉजी समझो बेटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी है ये है v, जो इधर जा रहा है ये एंगल है 60 डिग्री, और ये v इधर आ रहा, तो इसका अगर अप्रोच देखें तो वो है v प्लस v cos 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से आप सेपरेशन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन d आ गया, तो आप d अपॉन टोटल v लिख सकते हैं जिसका एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको डिस्टेंस या जनरल फॉर्मूला निकाला जाए तो हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू सेपरेशन a डिवाइडेड बाई v माइनस v cos 2 पाई बाई n। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, 3 के बराबर, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा -1। तो यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन निकल जाएगा। कई बार बोला जाएगा बताइए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, d बताइए, तो आप कुछ नहीं v को कॉमन लेकर t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v इंटू टी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 पाई बाई n, cos 2 पाई बाई n, ये आ जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। ठीक है, चलिए अब ई पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे आ जाते हैं। तो पहले डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का केस जरा समझें। तो यहाँ पर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन दिया हो रेन का, तो आप हमेशा रेन के वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ गया रेन का वेलोसिटी वी आर था, थीटा एंगल से ये ग्राउंड पे गिर रहा था, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा वी आर कॉस थीटा और एक हो जाएगा वी आर साइन थीटा। याद रखना बेटा हमेशा वर्टिकल से हम लोग एंगल लिए, तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला भी होल्ड करना होगा आप वहां से tan थीटा के फॉर्म से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से tan थीटा निकाले, वी आर कॉस थीटा, यहाँ से आपका एंगल निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसी एंगल से अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा। अब जरा समझो, मान लीजिए मैन हमारा मूव करने लगा है किसी वेलोसिटी vm से, तो इसमें अगर आप इसका रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस vm निकलेगा वेक्टर फॉर्म में, तो माइनस करने के कारण इसका डायरेक्शन अपोजिट ले लिया गया। देखो डायरेक्शन अपोजिट ले लिया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इनका इन जनरल एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास क्या क्या होने वाला है, तो वी आर कॉस थीटा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी वी आर कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में है, वी आर साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ गया वीएम। ठीक है, जब आपने रिलेटिव ले लिया तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आ गया, वी आर साइन थीटा माइनस वीएम का होल स्क्वायर, अगर आपको मॉड लेना है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू आया है हमारे पास वी आर साइन थीटा माइनस vm के बराबर। अगर वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन y डायरेक्शन देखा जाए तो वो आया है हमारे पास वी आर cos थीटा। अब वहां से आपने रिजल्टेंट ले लिया और tan थीटा ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं हमारे पास, जो भी अगला पार्ट था ट्रेन वाले केस में। तो अगर हमारे पास दो ट्रेन है जिनका लेंथ L1 L2 दिया गया है, पैरेलल ट्रैक में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1 v2। ठीक है, तो अगर ये दोनों वेलोसिटी सेम या दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो टाइम टेकन टू क्रॉस अगर निकालना है तो रिलेटिव सेपरेशन विच इज L1 प्लस L2 बाई रिलेटिव अप्रोच या रिलेटिव वेलोसिटी विच इज v1 माइनस v2 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर v1 प्लस v2 आ जाएगा। अब अपना अगला सवाल क्या दिया जाता है कि एक ट्रेन है, अब ट्रेन में एक बच्चा है और ट्रेन की वेलोसिटी कुछ vt दी गई है, बच्चा भी ट्रेन के अंदर भाग रहा है कुछ v से, तो बताइए कि वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। तो ये जो दिया होगा बेटा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा तो वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकाले तो वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे निकालना है, कुछ नहीं, आप रिलेटिव वेलोसिटी से निकालें तो आपका काम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ b इंटू टी लिखें तो वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ t, वहीं से ये आया है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो क्या आ जाएगा, vb t माइनस vt g के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। अगर मोशन ऑफ बोट इन रिवर की बात किया जाए, कई बार आपसे सवाल में पूछा जाएगा अपस्ट्रीम क्या है डाउनस्ट्रीम क्या है बताइए। तो अब देखो बेटा अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, पानी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर पानी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर
तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों को v माइनस यू कर देना होगा। डाउनस्ट्रीम में है तो मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है। अच्छा, इसी पे एक सवाल है हमारे पास, तो आ जाइए, अब इसको मैं बी पार्ट लिख दे रहा हूँ फिलहाल, बी पे आ जाए, फिर सी पे आएंगे हम लोग, ये सी का पार्ट ही रहेगा, उसके बाद ये डी का पार्ट आ जाएगा। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर ये सवाल बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, तो इस सवाल को जरा आराम से करें और देखें क्या है। तो हमारे पास पूरा एक बोट है जो कि मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू वाटर। तो ये पानी के में 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। डी इज इक्वल टू 0 पे ये किसी कॉर्क को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर मान लो कोई कॉर्क है जिसको इसने क्रॉस करा है, ठीक है। व्हाइल मूविंग डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम अगर दे दिया जाए तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। u इज रिवर वाटर, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ द वाटर जो भी लिखा जाए। अब 30 सेकंड जाने के बाद, 30 मिनट जाने के बाद ये टर्न बैक करता है, तो 30 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा बेटा। तो अगर आप ये डिस्टेंस लिखें तो आप लिख सकते हैं v प्लस यू इंटू T1, ठीक है, इंटू T1। T1 की वैल्यू हमारे पास है 30। व्हेन दे विल मीट अगेन, दूसरा बार कब मिला होगा, तो अब इसमें बोट जो कॉर्क है हमारे पास वो लेट्स से जब ये यहाँ से चलकर यहाँ से वापस आया है, तो ये टाइम लेट्स से t2 है, और इस टाइम में जो वेलोसिटी होगी बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, v माइनस यू के। तो जो कॉर्क है बेटा वो तो वाटर के रिस्पेक्ट में चल रहा होगा, तो उसके लिए अगर हम लोग ये डिस्टेंस देखें, उसके लिए हम लोग ये डिस्टेंस देख लें, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेट्स से जो कॉर्क है वो x डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो उसके लिए जो हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वाटर जो कि u मैंने ले लिया है प्लस इंटू T1 प्लस T2 इंटू T1 प्लस T2, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, तो इस डिस्टेंस को अगर देखें टोटल डिस्टेंस d था, d माइनस एक्स के बराबर होगा ये, ठीक है, यही बातें लिखा है। अब देखो, तो जो डाउनस्ट्रीम था उसके लिए ये मोशन है, बोट का ही मोशन दिया गया है जब वो अपस्ट्रीम में जा रहा था, और ये जब हमारा जो कॉर्क है वो मूव किया है। अब इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये दिखेगा, या 1-3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दोनों टाइम T1 T2 बराबर दिखेगा, मतलब टोटल टाइम जो लगा है वो 60 मिनट के बराबर लगा है। अब कुछ खास बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन इक्वेशंस को, आपको आंसर मिल जाएगा कि जो क्या है, बोट कॉर्क मीट कब करेगा वो आप निकाल चुके हैं, तो दोनों 60 मिनट के बाद मिलने वाला है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट ड्यूरिंग दिस टाइम, तो डिस्टेंस आपको बोट का निकालना है, कोई खास बात नहीं है। 2d आपको निकालना है, 2d माइनस एक्स, जो भी यहाँ से यहाँ तक d चला था, यहाँ से d माइनस एक्स को 2d माइनस एक्स से निकालना है। v भी vw निकला हुआ, T1 T2 पता ही है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर वो आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम पे। रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम जरा समझे, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम क्या है। तो इस बार जो आदमी है उसको इसके विड्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ से इसने जंप मारा, अब जब जंप मारा इसने तो v cos थीटा जो बना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब विड्थ को क्रॉस करने में जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है v cos थीटा। पानी का अब ये थीटा कहाँ से लिया गया है बेटा जरा समझो, तो जो वाटर का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर से थीटा लिया गया है। अगर वाटर के रिस्पेक्ट में अगर आपको बताना या फ्लो के रिस्पेक्ट में तो 90 प्लस थीटा रहेगा, इस बात को जरा ध्यान रखना। तो हमने प्रोजेक्शन लिया, जो प्रोजेक्शन है हमारे पास v sin थीटा वो हुआ, और पानी का वेलोसिटी को आप चाहो तो u रख सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन नेट वेलोसिटी कितना आ गया, u माइनस v sin थीटा, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब दूसरा हम लोग निकालें तो y डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना हो गया हमारे पास, वो आ गया है v cos थीटा के बराबर। अब टाइम टेकन टू क्रॉस दिस रिवर विड्थ, ठीक है, दोनों में से जो भी आप बोल रहे हैं वो d डिवाइडेड बाय v cos थीटा बोल सकते हैं। ड्रिफ्ट डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये है मेरे लिए ड्रिफ्ट डिस्टेंस, वो है टाइम इनटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हमारे पास वो लिख दिया u माइनस v sin थीटा के बराबर। अब अपने से क्या पूछा गया, इसके कुछ केस आते हैं, जैसे कि पहला केस अपने से क्या बोल रहा है, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस दिस रिवर, ठीक है, तो मिनिमम टाइम t मिनिमम होना चाहिए बेटा। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये वो v cos थीटा को या cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, राइट। तो v cos थीटा, तो टाइम निकाल लिया आपने, d बाई v टाइम निकाल लिया, तो आप क्योंकि अब देखो ड्रिफ्ट वाले पार्ट में v sin थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये पार्ट तो गायब हो गया, यानी कि आप निकाल सकते हो उस टाइम में जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस होगा वो u d बाई v के बराबर है। अब दूसरा केस बताया था शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या, डायरेक्टली उस एंड में पहुंच जाना चाहिए, तो उस केस में हमारे पास ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा, ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा मतलब u माइनस v sin थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो अब जैसे ही आप टाइम का एक्सप्रेशन रखें d डिवाइडेड बाई v cos थीटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो d बाई अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट डी पार्ट पे चलते हैं जो कि क्लोजेस्ट अप्रोच है। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या बोल रहा है, तो हमारे पास पार्टिकल का मोशन यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में लेट्स से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वी बी जा रहा और ये पॉजिटिव साइड में या पॉजिटिव वाई एक्स डायरेक्शन में वी ए जा रहा, तो इसका आपका क्लोजेस्ट अप्रोच बोला जाएगा इफ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज एक्स। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाले पहले वी ए बी का मतलब क्या होगा बेटा, वी ए माइनस वी बी का डायरेक्शन अलग कर दिया, ये है वी ए, तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। जिस रिलेटिव वेलोसिटी पे ये ऑब्जेक्ट जाता हुआ दिखेगा, मतलब क्या है कि बी पे अगर आप बैठ गए तो ए का मोशन कुछ इस तरीके का होगा, वही आपने यहाँ से निकाल दिया, तो टेन बीटा हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही आपको टेन बीटा मिल गया और वी ए बी मिल गया, वी ए बी कैसा आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ वी ए बी अगर आप निकाले तो अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर के बराबर आएगा, ये हमारे पास काम हो जाएगा। टेन थीटा आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया, टेन थीटा आपके पास पता चल गया। अब जरा समझो, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x है और ये y है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच हमारे पास ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, जिसको आप निकाले तो y sin बीटा के बराबर होगा, तो यहाँ से आप ट्रायंगल से, क्योंकि टेन थीटा मिल चुका है तो आप sin थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा अगर देखा जाए, ये है बीटा, ये है va, ये है vb, तो आप sin थीटा निकालने के लिए पार्ट निकाल लीजिए अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके क्लोजेस्ट अप्रोच भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले पार्ट में। अच्छा, क्लोजेस्ट अप्रोच में कई बार पूछा जाएगा बेटा आपको टाइम कितना है, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दिस क्लोजेस्ट अप्रोच, तो बेटा याद रखना टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब टाइम निकालना है मुझे, तो क्लोजेस्ट अप्रोच जो सेपरेशन है डिवाइडेड बाय वी ए बी। अब यहाँ से वी ए बी से आप टाइम का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब आगे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरे काइनेमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके जितने पॉसिबल केसेस हैं, चाहे वो जेई में आता हो या जेई मेंस में हो, एडवांस में हो, नीट में हो, सब कवर करने वाले हैं भाई। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इन फॉर्मूलाज को लिखते रहना और साथ में प्रैक्टिस करते रहना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी हम लोग पहले लिख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आएगा u cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा हमारे पास u sin थीटा। तो x डायरेक्शन y डायरेक्शन हम लोगों ने निकाल लिया। अब जरा बात को समझो, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो हो गया, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है माइनस जी के बराबर है। तो अगर वेलोसिटी की बात की जाए, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। जब आप मैक्सिमम हाइट पे इनफैक्ट पहुंचे तो एट मैक्सिमम हाइट, वेल अगर बोला जाए वी वाई जीरो है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट प्रोजेक्टाइल का जीरो है, बट वहां पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, u cos थीटा ही है, ठीक है। तो मिनिमम है वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट पे, बट वो वैल्यू कितनी के बराबर है, u cos थीटा के बराबर है, जीरो वेलोसिटी वहां पर नहीं है। चलिए vy की अगर बात करें तो vy को आप लिख सकते हैं uy माइनस या प्लस ay इंटू टी के बराबर, जिससे आप uy माइनस जी टी लिख सकते हैं। किसी भी टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप उसका नेट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म से निकाल सकते हैं, उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, उसका एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसपे कि बहुत सारे सवाल भी बने हुए हैं। अभी हम लोग इस पे ज्यादा सवाल नहीं रख रहे क्योंकि केस ज्यादा रख लिया तो वीडियो ज्यादा लेंदी होने के कारण ये सवाल नहीं रख, ठीक है। सवाल वाले पार्ट पे बाद में आएंगे। अब अगर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो कैसे निकाला गया था, आपने पहले डिस्टेंस निकाल लिया बेटा। तो हमारे पास डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आएगा u cos थीटा इनटू स्मॉल टाइम के बराबर, इनटू स्मॉल टाइम के बराबर। अब जैसे ये बात मुझे पता चल गया, ठीक है, ये बात जैसे ही मुझे पता चला कि डिस्टेंस का फॉर्म कैसे निकाला जा सकता है, तो डिस्टेंस का फॉर्म जैसे ही आपने टाइम को निकाल सकते हैं यहाँ से x अपॉन यू cos थीटा, फिर y का एक्सप्रेशन निकाला, y का एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास, u sin थीटा इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब e की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और सिंप्लीफाई करा, तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो मुझे निकला, एक तो ये पैराबोलिक पाथ है क्योंकि एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, वो आ रहा है x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिलेशन। और वहां से एक और बात पता चला कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो y जो डिस्टेंस है हमारे पास वो आप निकाल सकते हैं ax माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों बातें पता चली। पहला, किसी भी टाइम पे अगर डिस्टेंस निकालना है मुझे, वर्टिकल डिस्टेंस, तो y का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा, जो कि बता रहा है प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ में होगा। दूसरा, y का एक्सप्रेशन है हमारे पास x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, r इज रेंज। तो जब रेंज की बात कर ही लिए तो रेंज निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर।
ठीक है। तो इसी से कई बार आपने रेंज का एक्सप्रेशन देखा, और टाइम क्या है बेटा हमारे पास 2u sin थीटा बाई जी। तो जरा टाइम पे आते हैं, तो टाइम को हम लोगों ने लिखा 2u y बाई जी के बराबर। अब रेंज का एक और फॉर्म आ जाता है, शायद यहाँ पे लिखा है, देखो ux इंटू टाइम के बराबर। तो रेंज का दूसरा फॉर्म आ गया हमारे पास ट्वाइस ux इंटू यू वाई बाई जी के बराबर। तो वहां से एक और एक्सप्रेशन रेंज का आ गया हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई, यहाँ पर आया हमारे पास जी के बराबर। ठीक है। तो रेंज का जो एक्सप्रेशन है, आई थिंक वहां पर जी वाला पार्ट कॉपी नहीं हुआ है। हाँ, तो जो रेंज का एक्सप्रेशन है वो आया है हमारे पास यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी के बराबर, बाई जी के बराबर। ठीक है। जब h का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा, तो h का एक्सप्रेशन आया हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी के बराबर। अब h बाई आर को आपने डिवाइड कर दिया, तो h बाई आर को अगर आप रिलेशन लिखें तो हमारे पास आ जाएगा h बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4 के बराबर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करें तो 5t स्क्वायर के फॉर्म में भी ये आ सकता है, बट हमारे पास h बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कौन कौन से आए हैं बेटा, यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो है h बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, दूसरा है y इज इक्वल टू टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाई आर, रेंज का फॉर्मूला ट्वाइस ux इनटू u y बाई जी, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, टाइम का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, और h का फॉर्मूला व्हिच इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो रेंज हमारा मैक्सिमम, या चलो सारे को धीरे धीरे एक एक करके ही कवर करते हैं। तो ये पूरा लाइन हम लोग कवर करते हैं। लेट्स से ये आ गया है हमारे पास बी पार्ट। इस पहले बी पार्ट को जाएंगे, फिर सी आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर डी पार्ट देख लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आइए, तो बी पार्ट में आए हमारे पास, कई बार आपसे सवाल में बोला जाएगा कि पार्टिकल का मोशन कुछ इस प्रकार से है कि किसी टाइम टी के बाद इसका एंगल बीटा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी बताए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है बेटा, कि एक्स डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन को देखें, तो अगर यहाँ से u दिया था और फाइनली इनके बीच में एंगल है थीटा, तो u cos बीटा किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर। ये बात हमेशा अपने को याद रखना है। तो वहां से मुझे v की वैल्यू निकल जाएगी। तो v आ गया, आइदर आप इसे लिख सकते हैं u cos थीटा, तो ये आ गया u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos बीटा है, तो इसको आप sec बीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इस टाइम पे y का एक्सप्रेशन अगर निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, u sin थीटा या vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt के बराबर। टाइम आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो जरा समझो, फिर दूसरा इसी का केस क्या दिया था, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा हो। मतलब क्या है कि बोला जाएगा आपसे सवाल में, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा के बराबर, 90 माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करें, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। cos ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हमारे पास sin थीटा के बराबर हो जाएगा, जिससे v की वैल्यू u cot थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो vy वाले एक्सप्रेशन से टाइम भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है। आइए फिर आते हैं रेंज मैक्सिमम कब होगा। जब रेंज मैक्सिमम होगा तो उसके लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम का एक्सप्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g के बराबर, और h का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास r मैक्स बाई 4 के बराबर, रेंज मैक्स बाई 4 के बराबर। कई बार ये भी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है कि u स्क्वायर बाई 4g के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन। फिर आया रिलेशन बिटवीन h t एंड r के बीच बराबर क्या होता है, तो h बाई r का एक्सप्रेशन अभी अभी निकाला, सेम आप निकाल सकते हैं h बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई 8, सेम आप निकाल सकते हैं r बाई टी स्क्वायर g बाई 2 tan थीटा के बराबर। ये सारे इक्वेशन हमारे लिए कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप डिराइव कर सकते हैं सभी को। ठीक है। चलिए, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री केस के पार्ट में आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर रेंज हमारे पास सपोज 45 डिग्री पे मैक्सिमम है, तो थीटा प्लस और थीटा मतलब बीटा डिग्री कम एंड बीटा डिग्री ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोलूं रेंज आप निकाले 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एंड रेंज निकाले 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, तो 45 से 15 कम कर दिए और 45 से 15 ज्यादा कर दिए, तो रेंज यहाँ पर मैक्सिमम आएगा। यही बात बोल रहा है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल हो जाए, तो इस केस में हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर एक के लिए थीटा 1 आपने 30 डिग्री रखा, दूसरे के लिए 90 डिग्री रखा, यानी कि एक के लिए थीटा रखा, दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा रखा। तो वहां पर क्या क्या कंडीशन बन सकती है। पहला कंडीशन आया हमारे पास T1 एंड T2 टाइम ऑफ फ्लाइट अगर है, तो हमारे पास T1 बाई T2 किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो 2 रेंज बाई g के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू रेंज बाई g के बराबर। h1 बाई h2 का जो एक्सप्रेशन है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। h1 प्लस h2 अगर लिखे तो u स्क्वायर बाई 2g के बराबर आ जाएगा। एंड अगला पार्ट हमारे पास कि अगर आप लिखें रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2 के बराबर। कई बार ये भी बोला जाता है कि h1 इंटू h2
का जो वैल्यू है हमारे पास रेंज का स्क्वायर बटे 16 के बराबर, तो दोनों सेम ही बातें हैं। और रेंज मैक्सिमम की वैल्यू अगर लिखा जाए तो ट्वाइस h1 प्लस h2 के बराबर। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले बात किया था जब हम लोग बोल रहे थे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, तो अगले केस में आ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर मुझे दिखाना है कि यहाँ पर ax माइनस bx स्क्वायर है, तो यहाँ पर tan थीटा कैसे आ जाएगा। अब इसी का एग्जांपल देता हूँ बेटा, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू अगर लिख दिया जाए हमारे पास 3x माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ से बोला जाए थीटा बताइए। तो याद करें बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कहाँ गया भाई, वो x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r के बराबर। तो पहले मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, x को कॉमन ले लेता हूँ और 3 को भी कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस x, तो आप जा चुका है, तो 4/3 इंटू एक्स के बराबर। तो जरा समझो कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आ गई बेटा, तो यहाँ पे अगर आप थीटा की वैल्यू देखें तो tan इनवर्स 3 के बराबर आ गया, tan इनवर्स 3 थीटा पता चल गया मुझे। रेंज की वैल्यू आप देखें तो x बाई आर से कंपेयर करें, x बाई आर से कंपेयर करें, क्योंकि x बाई आर का फैक्टर है, तो रेंज की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। अब वही से ये बातें हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan इनवर्स a आ जाएगा। अगर आप रेंज निकालें तो वो a बाई बी आ जाएगा। देख बेटा यहाँ पर a क्या था हमारे पास, तो a है हमारे पास 3, a बाई बी 3/4, ठीक है, तो रेंज आ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकालना चाहिए, ये सारी चीजें आप डिराइव कर सकते हैं। मेन हमारा काम है यहाँ से tan थीटा निकालना और रेंज निकालना। जैसे कि अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है तो h का एक्सप्रेशन क्या था बेटा, या h बाई आर हमारे पास क्या था वो याद रखो, तो h बाई आर इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4 के बराबर। तो आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले पार्ट पे आते हैं। अब प्रोजेक्टाइल के अगले केस में आते हैं, तो जहां पर हमारे पास अगला केस में एक तो बोला जाता है कि चेंज इन मोमेंटम बताइए कितना है। तो चेंज इन मोमेंटम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल अगर आप देखें तो एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज मोमेंटम हो नहीं रहा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट वाई डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वो ट्वाइस एम यू वाई के बराबर है, तो वही बात लिख दिया। अब कई बार दूसरा केस दिया था, नेक्स्ट केस देखें कि अगर मान लो हमारे पास एक पिलर है, ये x1 है, ये x2 है और ये y है, तो बोला जाएगा कि कितने एंगल से फेंका जाए सो दैट ये इस पिलर को क्रॉस कर जाए। तो याद रखना बेटा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर होता है। tan थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब अगर आप अल्फा देखें तो वो किसके बराबर है, y बाई x1 के बराबर है, और दूसरा अगर पूछा जाए बीटा किसके बराबर है तो y बाई x2 के बराबर है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं हम लोग। स्टेयर केस में लेट्स से ये b है हमारे पास, ये c है, बाकी नीचे के पार्ट। तो चलिए बी वाले पार्ट में जाते हैं। तो अगर स्टेयर केस में बोला जाए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस आ जाएगा ये। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में देखें तो इसने रेंज कितना कवर किया है, तो अगर ये n है तो हमारे पास जो रेंज कवर हुआ है वो हुआ है हमारे पास n इंटू बी के बराबर, दैट इज इक्वल टू u इंटू टाइम। और टाइम कैसे निकलेगा बेटा, टोटल हाइट लिख लीजिए, तो टोटल हाइट हो गया n इंटू एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप टोटल टाइम ले सकते हैं। सेम अगला केस हमारे पास हो सकता है कि दो टावर दिया है, टावर के बीच का सेपरेशन कुछ d दिया है, तो बताना होगा कितने वेलोसिटी से थ्रो किया जाए या कितने टाइम बाद ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक पाउंड हो सकता है जिस पॉइंट में आपको स्टोन वगैरह थ्रो करना है। तो पहले देखिए टाइम कैसे निकलेगा। तो टाइम के लिए आप हाइट निकाल लीजिए, हाफ उसको इक्वेट कर दीजिए, हाइट का देखें तो h1 माइनस h2 है, दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम निकल गया। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू आप यूटी से निकाल सकते हैं। आइए फिर हम लोग बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो कई बार देखो अगर प्रोजेक्टाइल किया गया है, बोला जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले या मैक्सिमम हाइट पे निकाले। तो अगर मैक्सिमम हाइट पे देखें बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास होती है कितनी, ux के बराबर। और याद करो अगर आपने यूसीएम पढ़ा हुआ है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको आप क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई आर के बराबर। यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब देखो तो v एंड a हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं जब आप सर्कुलर मोशन में, से ये v है तो ये a होता है। वही बात यहाँ पर भी है बेटा, तो a भी नीचे की तरफ है, r भी नीचे की तरफ है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में g है एक्सेलरेशन, तो ux स्क्वायर बाई यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर किसी जनरल पॉइंट पे लिखा जाए, मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारे पास u cos u की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। ये अगर थीटा है बेटा, ये हमारे पास थीटा है, तो ये g लग रहा होगा। अब g को u के परपेंडिकुलर लाने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा g cos थीटा, जी cos थीटा। तो इस केस में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालें तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी cos थीटा के बराबर। ये आ जाएगा हमारे पास इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस बात को लिखने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। अब टावर के प्रोजेक्टाइल के 3-4 केस हैं, वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो
तो पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है वो है क्या, अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किया गया है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मुझे मिल गया, तो रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यू एक्स या यू इनटू टाइम के बराबर। टाइम कैसे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन से एच रेंज हमारे पास कैलकुलेट आ जाएगा। वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो वी वाई होगा बेटा, वी वाई वो किसके बराबर होगा, जी इंटू टाइम के बराबर, और एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो तो यू होगा ही, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। अब मान लो दूसरा हमारे पास निकाला गया कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा टावर से, तो आप पहले देख लीजिए इसका एच का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा। तो याद करो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी ये बातें हैं कि आप पहले तो चूज करो डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो यू हमारे पास यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है, एच के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, टाइम या जी भी हमारे पास नीचे की तरफ है। तो एच और जी को हम लोग सेम डायरेक्शन में अगर लिखें तो एच का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से रूट में हमारे पास टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे ही टाइम आ गया तो आप लिख सकते हैं यू कॉस थीटा जो कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर, और वेलोसिटी एट द इम्पैक्ट भी लिखना चाहे तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 2gh हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से भी आपका काम हो सकता है। फिर आया हमारे पास प्रोजेक्टाइल करने का ऑन इन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये केस में जरा ध्यान से हम लोग देखें, ठीक है, ये केस को जरा ध्यान से समझें। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर मान लो प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन को हम लोगों ने एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया। अब यहाँ से किसी एंगल थीटा पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो जी की वैल्यू है, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन देख ले जी कॉस अल्फा जो कि नॉर्मल के अलोंग रहेगा, और अलोंग द प्लेन रहेगा जी साइन अल्फा। तो इस पे हम लोग प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं। ये यहाँ से गया और यहाँ पे जाकर टकरा गया। अब जरा बातों को समझो वापस से कि एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बेटा उसको आप कहीं लिख सकते हो, नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूँ। तो मान लो ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, यू एक्स अगर लिखा जाए तो यू कॉस थीटा के बराबर हो गया, यू कॉस थीटा के बराबर हो गया, यू वाई अगर लिखा जाए तो वो आ जाएगा यू साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं जी साइन अल्फा, और ए वाई की वैल्यू भी जी कॉस अल्फा। अब यहाँ से आप वेलोसिटी रेंज सभी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस रहने वाला है, क्या बेटा, कि यहाँ पर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। अब जरा समझो, अगर मैं टाइम का एक्सप्रेशन दिखाऊं तो टाइम का एक्सप्रेशन क्या आया था बेटा हमारे पास, वो आया था वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी के बराबर। जरा देखो ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर यू वाई की वैल्यू हम लोग जो लिखे हैं वो कितना है, यू साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर आ गया है मेरे पास जी, ए वाई है हमारे पास जी कॉस अल्फा इनटू टाइम के बराबर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर लिखा जाए तो वो आया ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा लिखा गया था बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम से इसको मैंने चेंज किया है। मेरा डायग्राम क्या है, इनका डायग्राम क्या है, जरा समझे। तो मेरे डायग्राम में ये इंक्लाइंड प्लेन था मेरा, यह अल्फा, और अल्फा से मैंने थीटा लिया है। इन्होंने थीटा पहले बिगर ले लिया, उसके बाद अल्फा माइनस किया है, तो यही सिर्फ अंतर है। ज्यादा एक्सप्रेशन जो अभी बताया वो ज्यादा अपने लिए आसान हो जाता है। चलिए, तो ये बात हो गया। उसके बाद हमें रेंज निकालने के लिए कई बार आ सकता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकालने के लिए। तो डेरिवेशन जो आपने किया था, अगर आपको वो याद है कि कैसे डेरिवेशन किया था, फिर आपका काम हो जाएगा। मान लो मुझे रेंज का ही एक्सप्रेशन निकालना है, तो रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या क्या कहानी दी गई है यहाँ पर, तो रेंज इज इक्वल टू जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था, यो है हमारे पास यू कॉस थीटा इनटू टाइम, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस है हमारे पास हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अब जी कौन सा है बेटा हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, तो जी साइन अल्फा है, तो जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रेंज का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली आप हाइट का एक्सप्रेशन अगर याद करें तो हाइट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था बेटा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वाई इंटू हाइट के बराबर। तो यहाँ से हाइट का एक्सप्रेशन भी निकल जाएगा। अब ये पूरा तरीके से आपका मोशन इन 2D लगभग कवर हो चुका है। सिर्फ एक पार्ट बाकी है हमारे पास जो कि है सर्कुलर मोशन। तो याद चलो सर्कुलर मोशन भी देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन का हमारे पास दो पार्ट है, एक है हमारे पास कौन सा है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोस्टली हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही काम हो जाएगा, तो जरा समझे। आइए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट रह जाने वाला है, यानी ओमेगा भी यहाँ पर कांस्टेंट ही रहने वाला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। चलिए बाद में ये सब बातें करते हैं। तो अगर किसी भी टाइम पे देखें तो हमारे पास v अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला है, ठीक है। d थीटा को अगर आप देखें तो आर्क बाई रेडियस के बराबर है, ओमेगा को देखें 2 पाई बाई डी यानी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हमारे पास वेलोसिटी ईच पॉइंट या स्पीड ईच पॉइंट पे कांस्टेंट है,
बट अगर नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो यही बात सेम नहीं रहने वाला है। यूनिफॉर्म में अगर देखा जाए तो हमारे पास फोर्सेस कांस्टेंट है, या नॉन यूनिफॉर्म में देखा जाए तो जो फोर्सेस है वो भी कांस्टेंट नहीं है। चलिए कुछ और बातों को देखते हैं हमारे पास कि ओमेगा इज इक्वल टू आपने लिख लिया है डी थीटा बाई डी टी के बराबर। अच्छा, और भी बात करें हमारे पास, अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, बट ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में आ जाएगा। यूनिफॉर्म के लिए थोड़ी सी और बातें कर ले तो हमारे पास एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगने वाला है वो है हमारे पास v स्क्वायर बाई आर के बराबर, तो या आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे तो जो पावर प्रोड्यूस है वो जीरो होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए या वर्क डन देखा जाए पहले तो हमारे पास वर्क डन भी इस केस में जीरो होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी देखा जाए, चेंज जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है बट चेंज जीरो होने वाला है। आइए अब अगर हम लोग बात करें कि कई बार ये केस दिया जाता है कि अगर थीटा सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें और कोई आर्बिट्री पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें, तो अगर आप देखें तो पॉइंट पी का जो वेलोसिटी होगा वो सेंटर के रिस्पेक्ट में 2 थीटा क्योंकि एंगल सबटेंड होगा तो वो 2 ओमेगा होगा, बट अगर ए पॉइंट पे देखें तो वो ओमेगा नॉट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो धीरे धीरे चल रहा है, वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा फास्ट चल रहा है। आइए अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। अब जरा समझो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कि यहाँ पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है v या मान लो 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर आकर वो 5 हो गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है बेटा या स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन होगा। तो at यहाँ पे आया, सेंटर में लगने वाला ac तो था ही, अब इन दोनों के कारण नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यही बात बोल दिया। तो जैसे ही at आएगा बेटा हमारे पास तो वहां पे अल्फा भी आ जाएगा। अल्फा का अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो v ओमेगा बाई डी टी ई स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा के बराबर, ac की वैल्यू v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अगर हम लोग v को लिखें तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू आर वेक्टर के बराबर। at को लिखें अगर तो अल्फा क्रॉस आर के बराबर, ठीक है, या v वेक्टर को लिखा तो ओमेगा क्रॉस r के बराबर। अगर नेट एक्सेलरेशन लिखा तो नेट एक्सेलरेशन हम लोग देखें तो ये किसका सम at एंड ac का सम होना चाहिए। तो at को अगर हम लोग देखें बेटा तो ये है at विच इज अल्फा क्रॉस r, अगर AC को देखें तो ओमेगा क्रॉस v के बराबर है, ये हमारे पास AC ओमेगा क्रॉस v के बराबर है। तो अगर ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पता चल गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पार्टिकल है जिसका नेट एक्सेलरेशन दिया है 15 मीटर और सेकंड स्क्वायर के बराबर, रिप्रेजेंटेड टोटल एक्सेलरेशन है, तो अब इसका स्पीड बताना होगा। तो देखो बेटा हमारे पास इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लीजिए पहले, तो वहां से आपको स्पीड पता चल जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर देखें तो वो कितना हो जाएगा, a cos थीटा है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r के बराबर। बस कहानी खत्म, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 15 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, तो यहाँ है √3/2 इज इक्वल टू यहाँ पर आया v स्क्वायर और यहाँ पर जो r है उसकी वैल्यू है 2.5। अब आप सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मोशन इन 2D है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा। इसको अच्छे से रिवाइज करने के बाद इसके फॉर्मूलाज बना लीजिए, फॉर्मूला बुक में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और यहाँ से फिर आपका एग्जाम आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।